नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत और पाकिस्तान में हुए सीज फायर की। लड़ाई में पाकिस्तान को भारत से मिले करारे जवाब की। देखेंगे आतंकी हमले पर भारत ने किया क्या ऐलान, इसरो ने कैसे बढ़ा दी पाकिस्तान की मुश्किल, जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर में ढेर कौन कौन से आतंकी के नाम, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मॉनसून को लेकर आई खुशखबरी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय का निर्देश, हवाई हमले का सारण इस्तेमाल न करें मीडिया चैनल्स। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का निकाल रहे गलत मतलब, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खोली पाकिस्तान की पोल, कहा यह कुरान की आयत का कथित दुरुपयोग। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के दावे को सख्ती से किया खारिज, कहा इस तरह की किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं। पाकिस्तान ने कहा था भारत की तरफ से अफगानिस्तान की जमीन पर दागी गई मिसाइल। इंग्लैंड ने IPL के बाकी मैच कराने का दिया ऑफर, भारत पाकिस्तान में तनाव के कारण एक सप्ताह के लिए टली लीग, बाकी है 16 मैच। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। पहले ट्रंप ने दोनों ही देशों के बीच चल रहे टकराव से दूर रहने की बात कही थी, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से इस संघर्ष को लेकर रुख में बड़ा बदलाव हुआ है। तो क्या कुछ कहा ट्रंप ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिन से चल रहा सैन्य टकराव अब समाप्त हो गया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि दोनों देश सीज फायर को तैयार हैं। जमीन, आकाश और समुद्र में 5 बजे से संघर्ष विराम हो गया है। 12 तारीख को दोपहर 12 बजे DGMO बातचीत करेंगे। ये सीज फायर अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ और सबसे पहले इसकी जानकारी भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही दी। उन्होंने ट्वीट किया कि रात अमेरिका की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों से कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ट्रंप के बयान के बाद तुरंत ही पाकिस्तान की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और इसके बीच बढ़ता सैन्य टकराव कहीं पूर्ण युद्ध का रूप न ले ले, इसका डर पूरी दुनिया को दिख रहा था और दोनों के बीच संघर्ष विराम की कोशिश भी की जा रही थी। ट्रंप के बयान के बाद से दोनों ही देशों के बीच टकराव थमता दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले दोनों ही देश जंग की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान ने लगातार भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, आर्टिलरी फायरिंग भी की गई, लेकिन भारत के मजबूत डिफेंस को वो भेदने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, जबकि भारत के हमले से पाकिस्तान में जबरदस्त नुकसान हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारत से टकराव लेकर पाकिस्तान अब बुरी तरह से फंस गया है। भारत पर उसका हर हमला नाकाम हो रहा है, तो भारत के हमले को वो रोक नहीं पा रहा। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ड्रोन की बारिश हो रही है, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, लेकिन अधिकांश टारगेट तक नहीं पहुंच रही। पाकिस्तान का टारगेट नागरिक आबादी है। ऐसे में जिन ड्रोन को भारतीय आर्मी हवा में मार गिरा रही है, उनके मलबे की चपेट में आम जनता आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के अधिकांश हमले अब पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से रात भर चले ड्रोन हमलों का जवाब भारत की तरफ से सुबह दिया गया और एक के बाद एक पाकिस्तान के 6 एयरपोर्ट तबाह कर दिए गए, जिसके बाद पाकिस्तान खौफ में दिखाई दे रहा है। उसकी तरफ से टीवी चैनलों पर भारतीय हमले को दिखाने पर रोक लगा दी गई। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान में मची तबाही के फोटो और वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही भारत पर किए गए हमलों के झूठे वीडियो और तस्वीरें जारी की जा रही हैं, जिसकी पोल भारत ने खोल दी और जिन स्थानों पर पाकिस्तान ने हमले के दावे किए थे, उनके वीडियो जारी कर बता दिया कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि सिरसा, सूरतगढ़, आदमपुर में भारतीय सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तानी दावे पूरी तरह से झूठ और मनगढ़ंत है। श्रीनगर से नालिया तक पाकिस्तान ने 26 लोकेशन पर ड्रोन से हवाई घुसपैठ की कोशिश की। इसके लिए ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अधिकांश हमले निष्क्रिय कर दिए गए। इन हमलों में उधमपुर, भुज, पठानकोट और बठिंडा एयरफोर्स स्टेशनों पर मामूली नुकसान हुआ है।
वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के 5 सैन्य ठिकानों पर एरियल लॉन्ग प्रिसीजन हथियारों का इस्तेमाल करके हमले किए। पाकिस्तान के मुरीद चकवाल एयरबेस, नूर खान रावलपिंडी एयरबेस, रफीकी शोरकोट एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस को हमने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं। उनके सभी दावों की हमने पोल खोल दी है। सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस, आदमपुर में S-400 बेस को तबाह करने का उनका दावा पूरी तरह झूठा है। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम, साइबर सिस्टम पर हमले की खबर पूरी तरह से झूठ है। पाकिस्तान की झूठी खबरों से सावधान रहने की जरूरत है। दुनिया चिंता में दिख रही थी, लेकिन भारत की चिंता पाकिस्तान के साथ चल रही लड़ाई के साथ आतंकी हमलों को लेकर भी है। अब इन आतंकी हमलों को लेकर भारत सरकार ने अपनी नीति में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। तो क्या है ये बदलाव जिससे पाकिस्तान की बढ़ जाएगी मुश्किल? देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच टकराव शुरू हो गया है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच अब भारत सरकार ने अपनी नीति में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है और भारत के इस ऐलान ने पाकिस्तान की चिंता को और बढ़ा दिया है। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी तरह दिया जाएगा जैसे युद्ध के समय हमलावर देश को दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाने को तैयार है। पिछले 3 दिनों से दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। यानी पहलगांव में जो हमला हुआ था उस तरह के हमले को युद्ध ही माना जाएगा। यानी ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर युद्ध थोपा जा रहा है। पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों के बयान भी बता रही हैं कि वो युद्धोन्मादी हो रही हैं, जबकि भारत बेहद संयम से जवाब दे रहा है। भारत का कहना है कि उसकी कार्रवाइयां पाकिस्तान के हमलों का जवाब है। साफ है कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसका रुख अब और सख्त होगा। भारत के ऐलान ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है, तो उसकी चिंता इसरो ने भी बढ़ा रखी थी। पाकिस्तान ने भारत में लगातार सर्विलांस ड्रोन से हमला किया। कोशिश थी कि भारत के डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल की जाए, लेकिन भारत को इसके लिए ड्रोन की जरूरत नहीं है। इसरो ये काम पहले से ही कर रहा है। तो कैसे इसरो ने बढ़ा दी पाकिस्तान की चिंता, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े संघर्ष में सेना के साथ ही देश की अन्य मशीनरी भी पूरी एकजुटता से पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में डटी हुई है। इसमें सबसे अहम भूमिका इसरो की मानी जा रही है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सेना को बड़ी मदद पहुंचाई। इसके साथ ही इसरो की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से भारतीय सेनाओं ने सैन्य रडार सिस्टम को खत्म करने और पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की। इसरो का सैटेलाइट नेटवर्क भारतीय सेनाओं को आतंकियों के ठिकानों की सटीक पहचान करने, हमले के लिए लक्ष्य तय करने से लेकर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों, हथियारों और टुकड़ियों के मूवमेंट, रडार स्टेशनों समेत कई जानकारियां दे रहा है। साथ ही ये दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को ट्रैक करने जैसी हर संवेदनशील मूवमेंट को पकड़ने और खुफिया जानकारी हासिल करने में खासा मददगार बन रहा है। बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में इसरो के कम से कम 7 सैटेलाइट से सेना को संवेदनशील और खुफिया जानकारी मिल रही है। ये सैटेलाइट पाकिस्तान के अंदर हर हरकत पर निगरानी रखते हुए सेनाओं को रियल टाइम इनपुट दे रहे हैं। इन सैटेलाइट्स में रिसैट-2B, रिसैट-2BR1, कार्टोसैट 3, EMI सैट, हाइसिस, GSAT-7, GSAT-7A शामिल है। यानी देखा जाए तो इस तनावपूर्ण हालात में इसरो सेना की लाइफलाइन बना हुआ है। इसरो की मदद से भारत को पाकिस्तान की हर मूवमेंट की जानकारी मिल रही है और दावा किया जा रहा है कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात में भारत के हमले में भी इसरो ने ही लोकेशन की जानकारी दी थी और इस हमले में जिन आतंकियों की जान गई, अब उनके बारे में भी जानकारी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। 7 मई 2025 को भारत ने पहलगाम हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में सटीक सैन्य कार्रवाई की। इस अभियान में लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें 5 प्रमुख आतंकवादी मारे गए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मारे गए आतंकियों की लिस्ट के बारे में जानकारी हासिल हुई है, जो जम्मू कश्मीर की आतंकी घटना में शामिल थे। मारे गए 5 प्रमुख आतंकियों के नाम हैं मुदस्सर खडियान खास उर्फ अबू जिंदाल, लश्कर ए तैयबा का आतंकी, मुरिद के मरकज तैयबा का प्रमुख। उसके अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। हाफिज मोहम्मद जमील,
जैश ए मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर का साला, बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी, फंडिंग और कट्टरपंथ में सक्रिय। मोहम्मद यूसुफ अजहर, जैश का आतंकी, मसूद अजहर का साला, हथियार प्रशिक्षण का प्रमुख, IC 814 अपहरण में वांटेड। खालिद उर्फ अबू आक्शा, लश्कर का आतंकी, जम्मू कश्मीर के हमलों और अफगानिस्तान से हथियार तस्करी में शामिल। मोहम्मद हसन खान, जैश का आतंकी, POK कमांडर मुफ्ती असगर खान का बेटा, जम्मू कश्मीर में हमलों का समन्वयक। इस कार्रवाई का मकसद 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देना था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। हमले में बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। भारत ने साफ किया कि यह कार्रवाई केवल आतंकी ढांचों पर केंद्रित थी और किसी भी नागरिक या सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पाकिस्तान अभी तक यही दावा कर रहा था कि जिन लोगों की जान भारत के हमले में गई वो आम लोग थे, लेकिन जो लिस्ट सामने आई है उससे पाकिस्तान की पोल खुल गई है। उसकी हर गड़बड़ी पकड़ी जा रही है। तो वहीं RBI की तरफ से भी गड़बड़ी करने वाले 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें एक नाम SBI का है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर जुर्माना लगाया है। RBI ने पाया कि दोनों बैंकों ने कुछ जरूरी नियमों का पालन नहीं किया, जिसके चलते ये सख्त कदम उठाया गया। SBI पर 1.72 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। RBI के मुताबिक SBI ने कुछ नियमों का पालन नहीं किया, जैसे ऋण और अग्रिम वैधानिक तथा अन्य प्रतिबंध, ग्राहक संरक्षण, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में ग्राहक की देयता को सीमित करना, बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने से संबंधित अनुशासन। RBI ने कहा कि ये उल्लंघन गंभीर हैं, क्योंकि ये ग्राहकों के हितों और बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों को तोड़ने के लिए की गई। RBI ने भी इस बैंक में नियामकीय अनुपालन में कमियां पाई, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। RBI ने साफ किया कि ये जुर्माना बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच हुए लेन देन या समझौतों की वैधता पर कोई असर नहीं डालेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ बैंकों को नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करना है। यह कार्रवाई बैंकिंग क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये खबर बैंकों के लिए एक चेतावनी है कि नियम तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। इससे ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। RBI की यह पहल ये संदेश देती है कि नियमों का पालन हर बैंक के लिए अनिवार्य है, ताकि वित्तीय प्रणाली सुरक्षित और विश्वसनीय रहे। और बुलेटिन के आखिर में बात मानसून की। मई के महीने के आखिर में देश में मानसून की एंट्री हो जाती है। इसकी शुरुआत केरल के तट से होती है। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर अब जो खबर दी है उससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। तो कब तक आएगा मानसून, देखिए इस रिपोर्ट में। इस साल मौसम ने सबको हैरान कर दिया है। सर्दियों में ठंड नहीं पड़ी और गर्मियों में भी तापमान उस कदर महसूस नहीं हुआ जो मई जून में होता रहा है। ऐसे में मानसून को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार बारिश भी अच्छी नहीं होगी। तो मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बार मानसून देश में तय समय से 4 दिन पहले पहुंच सकता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल के तट पर दस्तक देता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा, जबकि आमतौर पर ये 1 जून को केरल पहुंचता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने कहा, अगर मानसून 27 मई को आता है तो ये 16 साल में पहली बार होगा जब ये इतनी जल्दी दस्तक देगा। इससे पहले 2009 में 23 मई को और 2024 में 30 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी थी। इसके अलावा 2018 में 29 मई को मानसून आया था। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है और वहां से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए 8 जुलाई तक अन्य राज्यों को कवर करता है और 17 सितंबर के आसपास राजस्थान के रास्ते वापसी शुरू करता है, जो 15 अक्टूबर तक पूरी हो जाती है। इस साल के मानसून का अनुमान लगाते हुए अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री ने बताया कि जून से सितंबर के बीच सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इस 4 महीने के दौरान 87 सेंटीमीटर के औसत से 105% बारिश हो सकती है, जबकि सामान्य तौर पर 96 से 104% बारिश होती है। हालांकि IMD के एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि मानसून के दौरान देश भर में होने वाली कुल बारिश और मानसून की शुरुआत की तारीख के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। केरल में जल्दी या देर से आने वाले मानसून का मतलब ये नहीं है कि देश के अन्य हिस्सों को भी उसी तरह कवर करेगा। बहरहाल फिलहाल IMD का ये अनुमान किसानों के लिए अच्छे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। किसानों के लिए ये सीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में खेती का बड़ा योगदान है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।